हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम कोई रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, किस एक्सटेंट तक फॉरवर्ड होगी, किस एक्सटेंट तक बैकवर्ड होगी, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है तो उससे हमें पता चलता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स है, इससे हमें पता चलता है रिएक्शन होगी तो किस रेट से होगी। सेम इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी। ठीक है, अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन चैप्टर का नेम केमिकल इक्विलिब्रियम ही है क्योंकि केमिस्ट्री का पढ़ा रहा है। ओके, तो ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस फॉरवर्ड होती है और बैकवर्ड हो रही है। हाँ, एक प्रोसेस है जो दोनों तरफ को हो रही है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो जब वो सेम एक्सटेंट से होने लगे, सेम रेट से होने लगे, जितना फॉरवर्ड हो तो फिर बैकवर्ड हो। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम में जितना फॉरवर्ड है उतने बैकवर्ड है, सेम रेट से चेंज। ठीक है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है। जैसे इसको ग्राफ के फॉर्म में अगर हम बनाए तो ऐसा समझो कि कोई रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसमें स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। और कुछ टाइम के बाद बनने लगता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, तो जिस रेट से फॉरवर्ड जाएगा उसी रेट से आएगा बैकवर्ड। तो देखो शुरुआत में तो रिएक्शन केवल फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड होगी। ओके, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी। कुछ टाइम के बाद लगेगा रिएक्शन हो ही नहीं रही। उस टाइम पे जितना फॉरवर्ड हो रही होती है रिएक्शन सेम उतना ही बैकवर्ड होने लगती है। ठीक है, तो धीरे धीरे फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस एक्सेस टाइम रेट के कारण और टाइम के कारण। तो एक टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया है। बात समझिए, स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सेम ऐसे ही जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी आगे, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जा रहा है तो आगे जाने वाली रिएक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगी और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम पे जब दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ गया है। टाइम को नाम दे देंगे टी इक्वल। ओके, अब एक बात समझिए, ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमेशा क्लोज कंटेनर में अप्लाई होता है। क्लोज कंटेनर में, क्योंकि अगर ओपन में करेंगे तो क्या होगा? कोई गैस बन रही है, अगर प्रोडक्ट उड़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में ही अप्लाई होता है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपको क्या लगेगा कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, जो कलर है सॉल्यूशन का, सब कुछ जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज आपको लगेगा कांस्टेंट हो गई है। लेकिन ये जो आपको कांस्टेंट लग रहा है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। माइक्रो मतलब बड़े लेवल पे आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अंदर की बात अगर देखी जाए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये प्रोसेस कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जैसे पार्टिकल्स इंटरचेंज जैसा हो रहे होंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इक्विलिब्रियम की
ये डायनेमिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? डायनेमिक प्रोसेस होती है। इक्विलिब्रियम में डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। लगेगा सब कुछ कांस्टेंट, लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है, इसलिए ये डायनेमिक प्रोसेस है। ओके, क्या मेरे को समझ में आ गई? अब बात आती है क्या इक्विलिब्रियम सभी तरह के रिएक्शंस में आता है? तो देखो हम जो रिएक्शन प्रोग्रेस होती है फॉरवर्ड बैकवर्ड, उसके बेसिस पे रिएक्शन को दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक रिएक्शन ऐसी जो रिवर्सिबल होती है, कैसी होती है? रिवर्सिबल। और दूसरी होती है नॉन रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल, ठीक है। तो हम इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम किसमें पढ़ते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? इसमें जो रिएक्टेंट बन रहा है वो 100% कन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शन जब फिनिश होती है तो आपको उसमें रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा, नेवर वो 100% कन्वर्जन। लेकिन इररिवर्सिबल में इसमें ऑलमोस्ट रिएक्टेंट बन जाता है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट 100% नहीं हो पाती है, लेकिन लगभग हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि कोई रिएक्शन कंप्लीट तब मानी जाती है उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कहते हैं कि अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इररिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाता है, तो उसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बना भी नहीं सकते हैं। इसलिए इररिवर्सिबल रिएक्शन जो है इनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो सब में बनता है। तो ये जो है रिएक्शन इनमें ये और ये दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रेजेंट रहते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इसमें जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो लगभग ये कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा और आपको मेनली ये मिलेगा। तभी रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है? देखो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 2+3 इक्विलिब्रियम 2NH3। ये हाइड्रोलिक प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन का। इसमें इक्विलिब्रियम आता है, इसके अलावा N2O2 ऐड होते हैं तो NO बनता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। लिखा हुआ है CaCO3, इसको आप हीट करो बनेगा CaO+CO2, ठीक है। अगर ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है, किस कंटेनर में हो रहा है? क्लोज कंटेनर में हो रहा है, क्लोज में भी होनी चाहिए। अगर इसको क्लोज कंटेनर में करना है तो क्या होगा? ये बेसिक है और ये एसिड बेस द्वारा मिलकर ये सॉल्ट पर आ रही है। क्लोज कंटेनर में ऐसा आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इररिवर्सिबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आप इसको हीट करो ओपन कंटेनर में, तो CO बनेगा, CO2 गैस उड़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप कोई मेटल है उसको एसिड में मिलाओ तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस से उड़ेगी। अब वापस से हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है। वापस से हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये नहीं बना सकती, तो ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, क्लोज कंटेनर में ये रिवर्सिबल है, ओपन कंटेनर में ये इररिवर्सिबल है। इसके अलावा जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, AgNO3 प्लस NaCl, ये सब क्या बन जाएगा? AgCl का वाई PPT प्लस NaNO3। तो जिस भी रिएक्शन में PPT बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा, वो रिएक्शन इररिवर्सिबल होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, ये भी जब जुड़ेगी तो NaCl प्लस H2O ताकि सब PPT रिलीज होती है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब वापस से आप नमक को पानी में मिलाओ, NaCl को वाटर में मिलाओ तो क्या HCl और NaOH मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या है? एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, अब आपको इलेक्ट्रोलिसिस करें, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करें तो वो
कि कैसे चेंज हो रहा होगा। तो एक ऐसा बनता है जब इक्विलिब्रियम आया उस टाइम पे इस साइड में दिखा रहे हैं कंसंट्रेशन एक्टिव मास क्या होता है समझाएंगे। तो रिएक्टेंट इनिशियली मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट इनिशियली क्या होता है जीरो। रिएक्टेंट होता है मैक्सिमम, रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है, धीरे धीरे क्या होता है इंक्रीज होता है। अब हो सकता है एक टाइम पे दोनों का अमाउंट क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, टाइम दिखा रहे हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाए, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये रिएक्टेंट जो है नीचे आ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। लेकिन इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा है। ठीक, ऐसा भी केस हो सकता है जब ये ज़्यादा ना होके कम ही रह जाए। मेरी बात समझ में आई? एक चीज बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक आने के बाद लाइन एकदम सीधी जा रही है, लाइन एकदम सीधी जा रही है। सीधी जा रही है मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हो गई, प्रॉपर्टीज क्या हो गई कांस्टेंट। यहाँ पे देखो यहाँ तक के बाद क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या गया इक्विलिब्रियम। इस केस में आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट क्या है कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है कम है। अब समझना है तो हो सकता है इक्वल हो सकता है रिएक्टेंट कम हो जाए, हो सकता है रिएक्टेंट ज़्यादा है, कोई भी केस हो सकता है। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो जरूरी नहीं दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अमाउंट बराबर हो, दोनों का अमाउंट बराबर होना नहीं जरूरी है। ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। इस लाइन तक आने के बाद कोई चेंज नहीं हो रहा, इस लाइन के बाद कोई चेंज नहीं हो रहा, इस लाइन के बाद कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो फिक्स हो गया। ठीक है, आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो, प्रेशर के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हो। तो अब ये सब पढ़ने के बाद बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं तो हमने अभी देखा। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर। सेकंड देखा कि TPC and all other measurable properties are constant। ठीक है। थर्ड इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, कैसा होता है डायनेमिक होता है, मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है सेम रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है। फोर्थ जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है उसके बाद आप उसमें कैटलिस्ट मिलाओ तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं है तब उसमें कैटलिस्ट मिलाओ तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। मतलब ऐसा कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पहले से ही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया था तो जब आप कैटलिस्ट मिलाओगे तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ये जो है यहीं पे इतने टाइम में आ गया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और नॉर्मली इक्विलिब्रियम दूर आ रहा था। मेरी बात समझ गया कि अगर इक्विलिब्रियम में है तब तो कैटलिस्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम में है तब तो कोई चेंज नहीं कर सकता, कंपोजिशन तो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है। बस ये है कि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये थे कुछ इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो एक लॉ था उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास
इसके बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट में इसको लिखते हैं लोमा। ये जो लॉ है इसको दिया था गुडबर्ग एंड वाले ने, इसने दिया था गुडबर्ग एंड वाले ने। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ जो बोलता है उसको मैं पहले आपको एक सिंपल तरीके से करना चाहूँगा कि आपके पास दो कंटेनर हैं, एक में आपने वाटर का फिल कर दिया है और एक एम्प्टी है, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम इस टॉप को ओपन करेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से वाटर बन जाएगा एम्प्टी वाली साइड में। फिर जैसे जैसे वाटर कम होता जाएगा, इधर वाटर बढ़ता जाएगा, तो वाटर का फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मेरी बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग में वाटर बहुत तेजी से गया होगा, लेकिन जैसे जैसे तरफ वाटर कम होगा इस साइड में जाने की रेट कम होती जाएगी। तो सेम इसी तरह से हम एक रिएक्शन लेके समझते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जो रेट होगी ना वो रिएक्टेंट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट उतनी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? रेट कौन सी? फॉरवर्ड। और प्रोडक्ट का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो बैकवर्ड रेट ज़्यादा होगी। तो रेट किसके डायरेक्टली ऑप्शन है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन की जगह गुडबर्ग एंड वाले ने एक वर्ड यूज किया था एक्टिव मास, उसको हम अभी आगे समझेंगे। अगर एक और रिएक्शन ली जाए M1A प्लस M2B, इक्विलिब्रियम में है N1C प्लस N2B, तो यहाँ पे गुडबर्ग एंड वाले के जो रूल है ग्राफ मास एक्शन उसको पूरी तरीके से अप्लाई करके हम डिफिनेशन बना सकते हैं। देखो इसने क्या बोला था, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम फॉरवर्ड वाले क्योंकि फॉरवर्ड वाले में ये रिएक्टेंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, बी का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन को ही क्या बोला है? एक्टिव मास को। ये हमने क्या लिखा? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, जो है कह लो बी विद रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, विद रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसे हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं ROR इक्वल टू फिर A की पावर n1 और B की पावर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है एक्टिव मास है, ब्रैकेट का मतलब क्या है? एक्टिव मास है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बन जाता है इसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट with raised to power of their stoichiometric coefficient। और एक चीज ध्यान रखिए कि जो K है ना, ये K टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो जाता है। ये जो हमने ला दिया उसने आगे ऐड कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो K चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं तब हम एक्टिव मासेस के बारे में पढ़ते हैं।